देख रहे हैं अनकहा इश्क भाग 2। प्लेट में रखे चीज ऑमलेट से उठती सुगंध और पेट में दौड़ते चूहों ने उसे याद दिलाया कि उसने फ्लाइट से पहले भी वृंदा से झगड़ा हो जाने के कारण कुछ नहीं खाया था और इसी के साथ ना खाने के उसके सारे संकल्प ढेर हो गए थे। माँ भी जब भी वो हॉस्टल से आता था उसे उसका पसंदीदा चीज ऑमलेट बनाकर खिलाती थी। हालांकि उसने माँ को कभी बताया नहीं था। उन्हें सब पता चल जाता था सिवाय एक बात के, शायद इसी लड़की के कारण। और आज ये स्वार्थी लड़की क्या जताना चाह रही है? अंततः पेट के चूहों के आगे तमाम तर्कों और दिमाग में हथियार डाल दिए थे और वो चुपचाप नाश्ता करने लगा। नाश्ता करते करते उसके मन में मीरा के प्रति कटुता थोड़ी कम हो गई थी। नाश्ता तो अच्छा बनाती है, कुछ कुछ माँ के हाथ का स्वाद आ रहा है। हो सकता है माँ को इम्प्रेस करने के लिए ही उसने सीखा हो। ऐसे ही थोड़ी ना माँ उससे इतना लाड़ लड़ाती थी। खैर मुझे क्या, कुछ ही दिनों की बात है, फिर तो ये अपने रास्ते और मैं अपने। पता नहीं क्यों इस मौके पर अचानक उसे वृंदा का खाना बनाने के नाम से ही चिढ़ याद आ गया। जिंदगी में खाना बनाने के अलावा और भी कई जरूरी काम होते हैं। हर लड़की खाना बनाना सीखे ये जरूरी तो नहीं। फिर मैं भी तो तुम्हारे जितनी ही क्वालिफाइड हूँ। तुम्हें खाना बनाना आता है, फिर मुझसे ही ऐसी उम्मीद क्यों? बात तो वृंदा एकदम सही कहती है कि लड़कियां खाना ही क्यों बनाएं। आज वाकई वो किसी काम से जब लड़कों को टक्कर दे रही हैं, तो ये बोझ उन पर ही क्यों डाला जाए? और खाने का क्या है, वो तो कभी भी ऑर्डर करके मंगवाया जा सकता है। फिर किचन में क्यों घुसे रहना? तभी उसकी नजर सामने बैठी मीरा पर पड़ी। क्वालिफिकेशन तो इसकी भी कम नहीं है, पर खैर, लालच इंसान से जो ना करवाए। टिंग टिंग, डोरबेल की आवाज से उसके विचारों की श्रृंखला टूटी। वो उठता उससे पहले ही मीरा ने दरवाजा खोल दिया। सामने पास के ही क्लिनिक के डॉक्टर सहाय थे, बाकायदा मास्क लगाए हुए। आते ही उन्होंने उससे सवालों की झड़ी सी लगा दी। कब से बुखार आ रहा है? जी कल रात से। पिछले 10 दिनों में आप कहीं बाहर गए थे? कल ही यूके से लौटा हूँ। गले में किसी प्रकार की कोई खराश, दर्द या खांसी की तकलीफ? जी नहीं, बस बुखार ही था, और अब तो शायद वो भी नहीं है। डॉक्टर साहब ने मास्क और ग्लव्स पहने होने के बावजूद उसको छूने के बाद अपने हाथ सैनिटाइज किए। उसे कुछ अजीब तो लगा, पर डॉक्टर हैं, उन्हें ज्यादा पता होगा, सोचकर ज्यादा तूल नहीं दिया। गला खंखा डॉक्टर साहब बोले, देखिए, ये तो अब तक आप भी जान गए होंगे कि अब भारत में भी बाहर से आए लोगों में कोरोना संक्रमण पाया जा रहा है। आप में हालांकि अभी फिलहाल सिवाय बुखार के कोई और लक्षण नजर नहीं आ रहा है। फिर भी मैं आपकी पूरी जांच करवाना चाहता हूँ, ताकि पूरी तसल्ली हो सके, क्योंकि ये आपके साथ साथ आपकी पत्नी की भी जिंदगी का सवाल है। पर डॉक्टर साहब, इन्हें तो स्ट्रेस के कारण भी बुखार आ जाता है, इसमें संक्रमण वाली कोई बात नहीं है। मीरा की इस दलील को डॉक्टर साहब ने लगभग अनसुना करते हुए अपनी बात जारी रखी। देखो मीरा बेटा, भगवान ना करे कोई संक्रमण निकले, पर फिर भी जब तक रिपोर्ट न आ जाए आप दोनों मेहरबानी करके घर से बाहर ना निकलें और ना ही किसी को आने दें, और कम से कम 14 दिन तक के लिए होम क्वारंटाइन करें। और हाँ, जरा एक दूसरे से भी दूरी रखें। यू नो व्हाट आई मीन। पता नहीं पर क्यों पल भर के लिए मीरा का चेहरा लाल पड़ गया। गुस्से से या शर्म से उससे समझ नहीं आया, पर उसकी निगाह मीरा के चेहरे पर टिक गई थी। ये लड़की कैसे जानती है उसकी चाइल्डहुड प्रॉब्लम के बारे में, कि ज्यादा स्ट्रेस से उसे बुखार आ जाता है? उसने तो इसे कभी बताया नहीं। डॉक्टर साहब थोड़ी देर में सरकारी लैब से जांच के लिए फोन करके गए ही थे कि कुछ लोग वहां आ पहुंचे। उनके द्वारा बढ़ती जा रही सावधानियों को देखकर उसे हालत की गंभीरता का अंदाजा हो रहा था। जांच के बाद मीरा को उसे किस तरह आइसोलेट करना है, संबंधित निर्देश देकर वो चले गए। 14 दिन घर के अंदर इसके साथ सोचकर ही उसे तनाव सा होने लगा था। वृंदा को क्या बताएगा और वो क्या समझेगी? ज्यादा सोचो मत, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, बस किसी बात का स्ट्रेस है। तुम्हारा रूम ठीक कर दिया है, जाकर आराम करो। मीरा की आवाज से उसके विचारों की कड़ी टूटी। कमरे में हर चीज करीने से लगी थी। साफ सुथरे बिस्तर पर उसका लोअर और टी शर्ट रखे थे और उसका फोन। रात के बाद अब उसे अपने फोन की याद आई थी। वापस लॉबी में जाने के लिए मुड़ा तो देखा वही साइड टेबल पर चार्जिंग में लगा था। हर चीज को हाथ लगा रही है, पूरा फायदा उठाया मेरे बीमार होने का। एक बार फिर उसे मीरा पर रोष आया और वो मन ही मन भुनभुनाता कपड़े लेकर वॉशरूम चला गया। वॉशरूम से आकर उसे सबसे पहले वृंदा की याद आई। कितना अपसेट हो गई थी ये जानकर कि उसे अभी 2 महीने मीरा के साथ और रहना है।
पर ये बात तो वो कब से उसे बता चुका था, और उसका पुश्तैनी घर, जहाँ आज भी माँ पापा की यादें बसी हैं, उसे बेचने की अजीब सी जिद। खैर, शायद वो नहीं चाहती होगी कि वह पिछली बातें सोचकर दुखी हो, पर फिर भी इस बात पर इतना गुस्सा। बड़ी मुश्किल से गोवा जाकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के वादे पर मानी थी। इन्हीं ख्यालों में डूबता उतरता वो वृंदा का नंबर मिलाने लगा था। फोन उठाते ही वृंदा का चहकता स्वर आया। हाय स्वीटी, अब टाइम मिला फोन करने का? फ्लाइट और होटल की बुकिंग हो गई कल के लिए? नहीं यार, वो मुझे कल रात से फीवर आ गया था, इसीलिए नहीं कर पाया। कोई नहीं, अब कर लो। नहीं कर पाऊंगा, अभी डॉक्टर आए थे, उन्हें शक है कि कहीं मुझे कोरोना ना हो। उसके लिए टेस्ट करवाए हैं और बाहर कहीं भी आने जाने से मना किया है। करो कि तुम यहीं आ जाओ, 2 दिन में रिपोर्ट भी आ जाएगी, और वो तो नेगेटिव ही आनी है। बस फिर यहीं से चलते हैं गोवा। अब तुमसे दूर नहीं रहा जाता जान। डॉक्टर को कोरोना का शक है और तुम मुझे वहां आने का कह रहे हो? हाउ मीन यू आर। सॉरी, मैं तो वहां किसी हाल में भी नहीं आऊंगी, और नेगेटिव ही आएगी ये तुमके कैसे पता? ऐसा है, तुम्हें गोवा नहीं आना तो मत आओ। मेरा बर्थडे तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पर डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल माई डे। तुम्हें आना हो तो आ जाना, वरना वहाँ मीरा तो है ही तुम्हारी देखभाल करने के लिए। आधी प्रॉपर्टी की मालकिन का इतना फ़र्ज तो बनता भी है। वैसे भी वो अभी भी फ़िलहाल 2 महीने के लिए ही सही तुम्हारी पत्नी तो है ही। अरे पर सुनो। पर सुनने वाला कोई नहीं था, वृंदा फ़ोन काट चुकी थी। एक बार फिर माँ और मीरा पर झुंझलाहट हो आई। बेकार के लिए उसे शादी में फंसाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली। वृंदा के बारे में, उसकी नाराज़गी के बारे में सोचते सोचते उसके सर में दर्द होने लगा था। इतनी तुनक मिनाज क्यों है ये आखिर? एक बार कोई बात पकड़ ले तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। उसे कैसे यकीन दिलाऊंगा कि मैं किस परेशानी से गुजर रहा हूँ? उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और बस एक कप कॉफ़ी पीने की इच्छा हो रही थी कि तभी सामने से मेरा एक ट्रे में कॉफ़ी और उसका पसंद का बना वेफर लेकर आ गई थी। ये लड़की अंतर्यामी है या कोई जादूगरनी? मेरे मन में बस ख्याल उठा ही था, और ये आप ही गई कॉफ़ी लेकर? उसके चेहरे पर आए आश्चर्य को देखकर मीरा बोली, अपने लिए बना रही थी तो तुम्हारे लिए भी बना ली। तुम भी तो अक्सर फ्रेश होने के बाद कॉफ़ी पीते हो। लेकिन अगर मन नहीं है तो मैं ले जाती हूँ। अरे नहीं, अब बन ही गई है तो। बात अधूरी छोड़कर उसने ट्रे थाम ली। आज पहली बार मीरा से उसकी इतनी बात हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था, उसकी आवाज़ हमेशा से इतनी मीठी थी, आज उसे लग रही थी मे बी फीवर के कारण। कभी मीरा, कभी वृंदा, तो कभी अपने बारे में सोचते सोचते वो कब गहरी नींद में डूब गया उसे पता ही नहीं चला। आँख खुली तो दिन डूब गया था और पूरे घर में खाने की महक आ रही थी, जो उसके भूख के एहसास को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। समझ नहीं पा रहा था कि चाकर मैगी बनाकर खा ले या ऑर्डर करें। खाना ऑर्डर करने पर आने में कुछ तो समय लगेगा, मैगी ही ठीक रहेगी। बुखार तो नहीं था, पर कमजोरी अभी भी लग रही थी। पर भूख के आगे सब बेकार थे। किसी तरह हिम्मत करके उठा और किचन की तरफ जाने लगा कि अचानक लॉबी में रखे स्टूल से टकराकर लड़खड़ाकर गिरने ही वाला था कि मीरा ने उसे थाम कर बड़े जतन से वहीं सोफे पर बैठा दिया। सामने कैस्ट्रोल, प्लेटें डोंगों में दही का रायता, सलाद और अचार रखा था। वेज बिरयानी बनाई है, तुम्हारे लिए भी बनाई है, खाओगे? करना तो ना चाहता था, पर एक बार फिर पेट के चूहों ने दिमाग की बोलती बंद कर दी। उसने चुपचाप सहमति में सर हिला दिया। मीरा ने एक प्लेट में खाना परोसा और वहीं उसके छोटे से मंदिर में भोग लगाने चली गई, बिल्कुल माँ की तरह। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इसे ये सब कुछ माँ ने ही बताया था? पर कब? मीरा, शिखा और उसकी माँ किस अनजान डोर से बंधी थी, ये वो कब समझ पाया था जो आज समझता। ज्यादा स्वादिष्ट था या उसे भूख ज्यादा लगी थी, ये तय करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों बाद तृप्ति मिली हो। खाना खाकर कमरे में आया और टीवी ऑन कर दिया। न्यूज़ में अगले दिन जनता कर्फ्यू जैसी कुछ खबरें आ रही थी। नेट खोलकर कंफर्म किया तो पता चला कि कोरोना के बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक दिन के जनता कर्फ्यू का आग्रह किया है। उसे अब स्थिति की गंभीरता और डॉक्टर सहाय की चिंता का कारण समझ में आ रहा था। बात यूं तो बस एक दिन की थी, पर पता नहीं कुछ और भी आभास हो रहा था। उसने फ़ोन पर ही राशन और अन्य ज़रूरत का सामान पास के स्टोर से ऑर्डर करके मंगवा लिया। ठीक 1 घंटे बाद जब डिलीवरी बॉय ने घंटी बजाई, उस वक्त मीरा वहीं हॉल में बैठी कुछ पढ़ रही थी। दरवाज़ा खोलकर उसने घड़ी देखी। इतनी हड़बड़ी क्या थी लाने की? टाइम देखो, 10:30 से ऊपर हो रहा है, और तुम्हारा स्टोर तो 9 बजे तक ही बंद हो जाता है। क्या बताए भाभी जी, आपका ऑर्डर ही इतनी देर से मिला, और भैया जी ने कल के कारण आज ही भेजने को बोला था। कल के कारण?
मीरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी आरव की आवाज़ आई। हाँ, मैंने ही मंगवाया है। कल दिन भर जनता कर्फ्यू है, इसीलिए। जनता कर्फ्यू? कोई ख़ास बात है तो मुझे भी बता देते, मैं भी कुछ सामान मंगवा लेती। डोंट वरी, मैंने सारा सामान ज़्यादा ही मंगवाया है, तुम ले सकती हो। और कुछ तुम्हारा भी है जो मुझे समझ में आया। थैंक यू सो मच। अरे, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। कल से तुमने मेरे लिए जो कुछ किया उसके सामने ये कुछ भी नहीं। इतनी सभ्यता है इस घमंडी में, या ये मेरे किए का एहसान उतार रहा है? सामान संभालते हुए उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जाने या अनजाने आरव को उसकी पसंद और ज़रूरत का अंदाज़ा था। आरव के सो जाने के बाद मीरा को जब बहुत देर तक नींद नहीं आई, तो वह चुपचाप अपने और आरव के रूम से जुड़ी कॉमन बालकनी में आकर बैठ गई और आसमान में छिटके तारों में अपनी माँ को ढूंढने लगी। ऐसा उसने अपने बचपन में सुना था कि जो लोग हमसे बिछड़ जाते हैं वो आसमान में तारे बनकर हमें वहां से देखते रहते हैं। आज पता नहीं क्यों उस बचकानी बात पर भी यकीन करने का उसका दिल कर रहा था। तारों को निहारते और माँ के बारे में सोचते सोचते कब उसके पलकों पर निंदिया रानी उतर आई, उसे पता ही नहीं चला। आँख खुली तो दिन निकल आया था। आसमान में उगते सूरज के लाले को निहारते और चिड़ियों की चहचहाहट को सुनते वो वैसे ही पड़ी रही कि तभी वो अभी सुबह की ठंडी ठंडी हवाओं के कोमल स्पर्श को महसूस करती, आंखें बंद किए चिड़ियों की आवाज़ सुन रही थी कि अचानक उसे किसी के अपने बिल्कुल पास खड़े होने का एहसास हुआ। अचानक चौंक कर आंखें खोली तो देखा आरव 2 कप चाय लेकर खड़े हुए हैं। अरे, तुमने क्यों बनाई? मैं अभी उठने ही वाली थी, कहकर वो उठने ही लगी थी कि उसकी नज़र उसके पैरों पर पड़ी चादर पर पड़ी जो शायद आरव ने ही उसे उड़ाई होगी। पर कब? हे भगवान, तो क्या यहाँ रात भर ऐसे ही बेसुध पड़ी सोती रही? अपने ऊपर उसे इस वक्त इतनी खीज और शर्म आई कि उसका चेहरा लाल हो गया। खिसियाकर अचानक उठने लगी तो लड़खड़ाकर वापस चेयर पर गिर गई। बैठी रहो, पैर सो गए होंगे। रात भर यहाँ ऐसे कैसे बैठी रही? मौसम बदल रहा है, अभी तबीयत खराब हो जाती तो। वो चुपचाप वहीं बैठकर चाय पीने लगी। आज इतने दिनों बाद आरव का उससे इतनी अच्छी तरह बात करना, उसकी फिक्र करना उसके लिए एक नया ही अनुभव था। जो भी था बहुत अच्छा लग रहा था। चाय खत्म करके आरव वापस अपने रूम में चला गया था, शायद वृंदा को फोन करने। उसका अनुमान सही था। हेलो वृंदा। अरे यार सुनो तो। फोन शायद कट गया था। वृंदा ही थी, पर शायद अभी तक उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। इतना क्यों नाराज है? ये कर्फ्यू क्या उसने लगाया है? ख्यालों में डूबा आरव एक बार फिर वापस बालकनी में आकर बैठ गया था। उसका उतरा हुआ मुंह देखकर एक बार को तो उसे हंसी आ गई, पर फिर उसकी मन स्थिति के बारे में सोचकर खुद को संयत करके गंभीर स्वर में पूछा, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है? ये डॉक्टर को फिर कॉल करूं? नहीं, तबीयत तो अब बिल्कुल ठीक है, और नहीं भी होती तो डॉक्टर भी आज नहीं आ सकती थी। फिर क्या बात है? चेहरा क्यों उतरा उतरा सा लग रहा है? क्या बताऊं, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं लड़कियां इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती हैं। कॉम्प्लिकेटेड? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, बस वो इतना ज़रूर चाहती हैं कि वो जिन्हें पसंद करें वो उन पर ध्यान दें, उनको समझे, उन्हें सपोर्ट करें। हाँ, वो तो मैं करता ही हूँ। आज तक मैंने कभी भी वृंदा पर अपने डिसीजन नहीं थोपे, न ही कभी अपनी कोई अपेक्षा ला दी है, पर फिर भी वो हमेशा अपने मन की ही करना जानती है। मुझे उस बात से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यार कभी कभी तो दूसरों की मजबूरी भी समझनी चाहिए कि नहीं, या बस गुस्सा रहते रहना चाहिए? क्या हुआ? किस बात पर वो इतना नाराज़ है? मैं मिली हूँ उससे, अच्छी है वो ज़रूर किसी बात से हर्ट हो गई होगी। यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पास बात इतनी सी थी कि अभी जब मैं टूर पर जा रहा था तो उसने मुझसे कहा कि इस बार वो अपना बर्थडे गोवा में यादगार तरीके से मनाना चाहती है। मुझे भला क्या प्रॉब्लम हो सकती थी? मैंने भी कह दिया ओके डार्लिंग, क्योंकि मैं उसके बर्थडे से 2 दिन पहले ही वापस आने वाला था। पर आप जो सोचते हैं ज़िंदगी हमेशा वैसे नहीं चलती। वहाँ अचानक कुछ ऐसा काम आ गया कि मुझे अपनी फ़्लाइट कैंसिल करनी पड़ी, और अगले दिन जब निकलने लगा ये बात वृंदा को मैंने तब बताई। बस इसी बात से वो अब तक नाराज़ हैं। यहाँ आकर मैंने सोचा था कि सीधे उसके पास ही चला जाऊँगा, पर फ्लाइट में ही तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि सीधे घर आ गया। और उसके बाद तो तुम जानती हो क्या हुआ। मुझे उसकी नाराज़गी से ज़्यादा चिंता इस बात की है कि कल अगर वो गोवा चली गई होगी और आज का ये कर्फ्यू कहीं आगे बढ़ गया तो वो वापस कैसे आएगी, और वहाँ पता नहीं कोई है भी उसके साथ या नहीं। इसीलिए बार बार फ़ोन कर रहा हूँ और वो है कि उठा ही नहीं रही है। पता नहीं कौन उसका फ़ोन बार बार उठाकर काट रहा है। बात तो वाकई चिंता की है। चलो तुम उसके साथ साथ उसकी फ्रेंड्स के भी पूछ लो कौन कौन गया है उसके साथ। अगर तुम कहो तो मैं ट्राई करूँ उसका नंबर।
तुम करोगी उसको फ़ोन? हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जानती भी हो वो इस बात का कितना बड़ा इशू बना सकती है, कितना चिढ़ती है वो तुमसे। वो तो स्वाभाविक है, वो तुमसे प्यार करती है, शादी करना चाहती है, इतने दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और सारी बातों के बीच सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए मैं हूँ। तो चिड़न इज़ नेचुरल, इस पे क्या गलत है? और तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आता? तुम्हारी भी तो ज़िंदगी खराब हो गई है। नहीं, अब नहीं आता, पहले आता था, पर तुम पर नहीं, अपने आप पर। क्यों मैं उस वक्त आंटी से मना नहीं कर पाई इस रिश्ते के लिए जिसके लिए ना तुम तैयार थे ना मैं। पर अब सोचती हूँ कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, कम से कम दोनों सखियाँ अब चैन से तो होंगी। और अब समय भी कितना बचा है, बस 2 महीने, फिर तुम जाओ अपने रास्ते और मैं अपने। कितनी आसानी से इतनी बड़ी बात भूल गई ये। आरा कुछ समझ कर भी ना समझ पाने की स्थिति में था। और क्या कह रही थी मैं? जाऊंगी अपने रास्ते? कहाँ जाने के लिए कह रही थी कि तभी मीरा वृंदा का नंबर लेकर उसे फ़ोन करने चली गई। फ़ोन इस बार उठ गया था, उस तरफ से वृंदा ही थी। हाय वृंदा, मैं मीरा। वो बात यह है कि आरव बहुत परेशान है कल से, बहुत देर से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा है। प्लीज़ तुम एक बार उससे बात कर लो। बात कर लूँ? हु आर यू? तुम हो कौन हमारे आपसी मामले में टांग अड़ाने वाली? माइंड योर ऑन बिजनेस। और जब मेरा मन होगा मैं बात कर लूँगी। बार बार फ़ोन करके मेरा मूड और बर्थडे स्पॉइल ना करें। इतना कहकर फ़ोन काट दिया था वृंदा ने। आरव का मूड ठीक करने के लिए मीरा ने फ़ोन स्पीकर पर किया हुआ था, पर वृंदा की बात सुनकर शायद उसका मूड और बिगड़ गया था और वो रूम के बाहर जा चुका था। मेरा हाल नहीं पूछा, अपने बर्थडे अपने मूड का ख्याल है मेरा बिल्कुल नहीं। अंदर से कुछ बिखर गया ऐसा महसूस हो रहा था आरव को। ये कैसे रिश्ते के पीछे वो इतने सालों से दौड़ रहा है? वृंदा पहले से ही ऐसी थी या अब हो गई थी? वो इन्हीं ख्यालों में डूबता उतरता वहीं सोफे पर आंख मूंद कर बैठ गया कि तभी आरव को ऐसे चुपचाप गुमसुम बैठा देख मीरा को एक बार तो वृंदा के ऊपर बहुत जोर से गुस्सा आया। कैसी लड़की है, बेमतलब की बात पर नाराज होकर बैठी है। इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक आरव की रिपोर्ट तक नहीं आई है। उसको कैसा लग रहा होगा? ना हाल चाल पूछा ना कुछ और, लगी अपने बर्थडे का रोना रोने। क्या लीप ईयर में पैदा हुई है जो बर्थडे अगले साल नहीं आएगा? कहाँ तो आरव से शादी करना चाहती है और कहाँ ये अपरिपक्व व्यवहार। दिल में तो आ रहा है कि अभी वहीं जाकर 2-4 खरी खरी सुना दी, पर अव्वल तो आज ये पॉसिबल नहीं था, तो उससे शायद ऐसा करके वो आरव की मुसीबतों को और बढ़ाना नहीं चाहती थी। वैसे ही वृंदा को झेल रहा है, ये क्या कम बड़ी बात है? सहसा उसे वृंदा की तोड़ मरोड़ कर इंग्लिश एक्सेंट में बोली गई हिंदी याद आ गई और बमुश्किल वो हंसी रोककर थोड़ा गंभीर सा चेहरा बनाकर आरव के पास पहुंची और बोली, आज ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? मैं कुछ नहीं। आर यू श्योर? हाँ, क्यों? मेरा मतलब, कहीं जा तो नहीं रही होगी ना? तुम कोई प्रोग्राम है क्या? नहीं, अगर तुम कुछ खाओगे नहीं तो खाली पेट मेरी हेल्प करने में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मैं कुछ समझा नहीं। अरे वो मैं सोच रही थी कि आज बाटी चोखा बनाया जाए और अकेले सारी तैयारियां करने में तो बहुत समय लग जाएगा, और तुम तो कुछ खाओगे नहीं, तो मैं यही जानना चाह रही थी कि खाली पेट मेरी हेल्प कर लोगे तुम? कहीं गिर गिरा तो नहीं जाओगे उस दिन की तरह? कहकर मीरा ने आरव की गिरने की एक्टिंग की। पहले कुछ क्षण तो आरव को ये समझने में लगे कि वो ये सब क्या कह रही है। वो चुपचाप मीरा का गंभीर चेहरा देखते रहा, फिर अगले पल उसे एहसास हुआ कि वो उसे छेड़ रही है, तो उसे जोर की हंसी आ गई। वो बोला, अच्छा, तुम बैठकर बाटी चोखा खाओ और मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनकर तुम्हारा मुंह देखूं? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझी? बाटी चोखा मेरा भी फेवरेट है, बनाऊंगा तो खाऊंगा भी, समझी मैडम ओवर स्मार्ट। और दोनों जोर से हंस पड़े कि तभी मीरा की फ़ोन की बेल बजी। जी डॉक्टर अंकल। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई, थैंक यू सो मच। आरव अभी कुछ समझता कि फ़ोन रखकर मीरा ऐलान करने के टोन में बोली, आज खाली बाटी चोखा बनवा कर काम नहीं चल पाएगा। मतलब? अरे डम्बो, तुम्हारी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। और सेलिब्रेट भला मीठे के बगैर किया जाता है? सो असिस्टेंट महोदय, आपको अब बाटी चोखे के साथ साथ खीर भी बनाने में जुटना होगा। कहकर वो बच्चों की तरह उछलने लगी। क्या कह रही हो? कहकर आरव भी खुशी से उछल पड़ा और अगले ही पल उसने मीरा को गले लगा लिया। मीरा भी अचानक से ऐसा होने पर हैरान रह गई। जैसे ही आरव ने मीरा को गले लगाया, ना जाने क्यों उसे एक सुकून सा एहसास हुआ। वो सुकून जो वो कब से तलाश रहा था। उसका दिल कह रहा था कि वो मीरा से कभी अलग ना हो। दूसरी तरफ मीरा को भी उसकी बाहों में आकर एक राहत महसूस हो रही थी। दोनों ही अपनी अपनी भावनाएं समझने की कोशिश कर रहे थे कि आरव कुछ सोचकर मीरा से अलग हुआ।
जहाँ आरव अपनी झेप मिटाने की कोशिश कर रहा था, वहीं मीरा शर्म से पानी हुई जा रही थी। पर आरव खुश था कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कल से ना जाने नेट पर इस बारे में पढ़ पढ़ कर उसकी जान सूखी जा रही थी। एक पल में ही इस पल ने सारी टेंशन को दूर कर दिया था। अब पर मीरा इतनी खुश क्यों थी? उसने तो कभी उसके बारे में इतना सोचा तक नहीं था। ये रिएक्शन तो वो वृंदा से एक्सपेक्ट कर रहा था। एक बार को उसे फ़ोन कर उसे ये बात बताने को उसका दिल किया, पर फिर ये सोचकर रुक गया कि कहीं वृंदा का रिएक्शन ऐसा ना हुआ तो। और फिलहाल वो इस पल की अपनी और मीरा की खुशी को कोई ग्रहण नहीं लगाना चाहता था। डे लगाकर तो उन्होंने बाटी चोखा और खीर बनाई और फिर चुटकारे लेकर खाई भी। खाना बनाने के दौरान उसे एहसास हुआ कि मीरा न सिर्फ खाने में जादू का स्वाद डालना जानती है, बल्कि अपने खुशमिजाज स्वभाव से माहौल को भी खुशनुमा बनाने का हुनर रखती है। वो इतनी बातूनी है, ये भी उसे आज पता चला था। ऐसी लड़की इतने दिनों तक उसके साथ गंभीरता का मुखौटा लगाए कैसे रही? कितनी घुटन होती होगी इसे मेरे खड़ूस एटीट्यूड से। फिर भी कोई शिकायत नहीं, कोई नाराज़गी नहीं। उल्टा उसके लिए कितनी खुश हो रही है। आज उसे पहली बार अब तक के अपने उसके साथ किए गए व्यवहार पर शर्मिंदगी हो रही थी। सब काम समेटने के बाद एक छोटे से टिफिन में अलग करके रखे हुए बाटी चोखे और खीर को लेकर मीरा कहीं बाहर जाने लगी। उसे ये पूछने को अधिकार तो नहीं था, पर फिर भी पूछ बैठा, तुम रेस्ट करो, मैं बस आती हूँ। पर जा कहाँ रही हो? अरे बस सामने वाले फ्लैट तक। वहाँ कौन है? अरे मेरी फ्रेंड। और कौन? कहते हुए मीरा ने दरवाज़ा खोला और निकल गई। इसकी यहाँ दोस्ती भी हो गई, वो भी शेयरिंग वाली। और एक मैं हूँ, शायद किसी का नाम भी जानता हूँ। कमाल की लड़की है ये भी। सोचते सोचते अचानक उसे ख्याल आया, क्यों ना वृंदा को बताया जाए रिपोर्ट के बारे में। थोड़ा गुस्सा तो शांत हो जाएगा, और फिर भी अभी मीरा भी नहीं है। थोड़ा मनाना भी पड़ा तो चलेगा। 2 बार पूरी पूरी बैल जाने के बाद आखिरकार वृंदा ने ही फ़ोन उठाया था। उसके हेलो बोलने पर उधर से बड़े ही ठंडे लहजे में उसने जवाब दिया, हाय वृंदा, एक गुड न्यूज़ है। अच्छा क्या है, बोलो। चलो तुम बताओ क्या हो सकती है। क्या बताऊं? तुम यहाँ आ तो नहीं रहे, और इसके अलावा कोई और गुड न्यूज़ हो नहीं सकती। तुम ही बता दो, और प्लीज़ ज़रा जल्दी। इस वक्त के केबीसी खेलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अरे मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। इज़ इट नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर यू? ओह वाओ ग्रेट। जो प्रॉब्लम थी ही नहीं वो ख़त्म भी हो गई, वो भी इतनी जल्दी। क्या बात है। नाउ प्लीज़ डोंट वेस्ट माई टाइम, माई फ्रेंड्स आर वेटिंग। और फ़ोन कट गया। इतना रूड रिप्लाई, इतना भी क्या गुस्सा। दूसरे बंदे की सुननी ही नहीं है, बस अपनी अपनी कहे जानी है। इस बार आरव को भी गुस्सा आ गया था। नहीं बात करनी है तो ना करे। अब मैं भी दोबारा कॉल करने वाला नहीं। देखूं कब तक ये खुद मुझे फ़ोन नहीं करेगी, और अब तो करेगी तब भी मैं बात नहीं करूँगा। खुद से बात करता वो वहीं काउच पर बैठ गया। कल की आवाज़ सुनकर मैंने जब होल से देखा तो मीरा को खड़े देखकर आश्चर्य हुआ। आज ये इस वक्त? आरव लौटा नहीं क्या? दरवाज़ा खोला तो आज मीरा की मुस्कान कुछ अलग सी लगी, बल्कि मीरा ही कुछ अलग सी लग रही थी। हाथ में पकड़ी टिफिन को मुझे पकड़ाकर दूसरे हाथ से दरवाजे को पूरा खोलते हुए बड़े मज़े से सोफे पर बैठ गई। क्या बात है, आज तो अंदाज बड़े बदले बदले से नजर आ रहे हैं। तुम्हारे मिस्टर खड़ूस नहीं आए क्या अभी तक? आ भी गए हैं और घर पर ही हैं। और तुम्हारे घर मेरे आने दिया? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? मीरा बस मुस्कुरा रही थी, और उसकी मुस्कुराहट मेरी बेचैनी बढ़ा रही थी। कि तभी मीरा बोली, अब ऐसे बैठी मेरा मुंह ही देखती रहोगी या टिफिन खोल कर भी देखोगी? टिफिन से उठती खुशबू ने मुझे भी उसकी बात मानने पर मजबूर कर दिया था। खोला तो अंदर रखे पाटी चोखे और खीर ने मुझे तब तक कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया, जब तक मैंने पूरा टिफिन साफ नहीं कर दिया। खा पीकर मैं 2 कप चाय बनाकर आराम से बैठी थी कि तभी मीरा बोली, आखिरकार मैंने आरव को बता ही दिया। क्या बता दिया? यही कि तो उससे प्यार करती हो? मैंने मजाक में कहा, पर मीरा के चेहरे पर आए उदासी के बादल कुछ और ही कह रहे थे। पर उसने बड़ी सफाई से उन्हें हटाते हुए कहा, हट। अरे मैंने उससे कह दिया कि बस 2 महीने की तो बात है, बस फिर तुम्हारा और मेरा रास्ता हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। तुम आराम से वृंदा से शादी करके अपने उसी घर में रहना जिसमें आज भी तुम्हारी माँ की यादें बसी हुई हैं। पर वो घर तो, हाँ वो घर आंटी ने मेरे नाम करा है, बट स्टिल आई फील मुझसे ज़्यादा आरव का हक बनता है उस पर। और तुम्हारा हक वो किस पर बनता है, ज़रा मैं भी तो सुनूं। मेरा हक सिर्फ मेरी अपनी ज़िंदगी पर है। किसी को दुखी करके कोई खुशी मुझे ना पहले चाहिए थी और ना अब। एक पल के लिए मैं बस मीरा का चेहरा ही देखती रही। किस मिट्टी की बनी है ये लड़की?
आरव को इतना प्यार करती है, शायद ये खुद भी नहीं जानती, या यूं कहूं कि जानना नहीं चाहती। अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने के बाद भी इसे बस उसकी खुशियों की ही फिक्र लगी है। अरे एक बात तो बताना ही भूल गई, अचानक मीरा चहक कर बोली। हाँ बता डाल, वो भी। मेरा लहजा कुछ तल्ख हो गया था। इस पर से उसे क्या कोई फर्क पड़ने वाला था, वो तो बस अपनी ही धुन में कहे जा रही थी। पता है, इतने सालों बाद ही सही, बट नाउ वी आर फ्रेंड्स, और आजकल तो मैं उसका और वृंदा का पैचअप करवाने में भी हेल्प कर रही हूँ। सहसा मेरे दिमाग में संभावनाओं की घंटी बजने लगी। क्या बात है, लगता है भगवान भी आजकल कुछ मेरी ही तरह सोच रहे हैं। पर अपनी खुशी को दबाते हुए, यथासंभव स्वर को सामान्य बनाते हुए कुछ अचरज से पूछा, क्यों, क्या हुआ? क्या ब्रेकअप हो गया दोनों का? अरे शुभ शुभ बोलो, थोड़ी सी गलतफहमियां हैं, दूर हो जाएंगी। मैं इसी में तो उसकी हेल्प कर रही हूँ। जी में तो आ रहा था कि इस मूर्ख को एक लगा दूं। अरे जब भगवान खुद उसे हटाना चाह रहे हैं, तो ये खुद क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना? नहीं, ये तो खुद कुल्हाड़ी पर कूदना चाह रही है। उसकी पूरी गाथा सुनने के बाद जो एक बात मेरी समझ में आ रही थी, वो ये कि शायद वही बात मीरा की आंटी को भी समझ आती होगी, कि शायद ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। पर ये बात ये दोनों कब समझेंगे, इसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। खैर, कुछ बातें वक्त बेहतर समझाता है, ये सोचकर मैं चुपचाप उसकी बातों पर हाँ हूँ करती रही। अलबत्ता इस मामले में किसी प्रकार की मदद करने से जरूर हाथ खींच लिया था। थोड़ी देर बैठकर मीरा तो चली गई और मैं वहीं बैठी उनकी कहानी में आने वाले संभावित मोड़ के बारे में सोचती रही। खड़ा कर मीरा ने देखा, और अब अभी भी सोफे की बैक पर सिर टिकाए आंखें बंद किए बैठा है। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो, सब ठीक? वृंदा का फोन आया। अरे अरे, सांस तो ले लो एक बार में, इतने सवाल। सब ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही बैठा था। मुझे लगता है तुम्हें अभी थोड़े आराम की जरूरत है। तो क्या है ना, काम करने की आदत जो नहीं है तुम्हारी। और आज, कहकर मीरा ने बड़ा गंभीर सा चेहरा बनाया और फिर आरव को देखकर हंस दी। अच्छा बताऊं, अभी मेरी आदत नहीं है, कहकर आरव ने हंसते हुए उस पर कुशन फेंका, जिसका जवाब तुरंत ही दूसरे कुशन के तौर पर मिल गया। थोड़ी देर की कुशन फाइट के बाद आरव सचमुच थक गया था, पर मन पर छाए उदासी के बादल कब के छट गए थे। उसे एकदम हल्का सा महसूस हो रहा था, और वाकई उसे नींद आ रही थी। दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोला, चलो भाई, मैं हारा तुम जीती, और अब हारा हुआ सैनिक अपने खेमे में जा रहा है आराम करने। आरव के जाने के बाद मेरा वही लैपटॉप खोलकर बहुत देर तक कुछ सर्च करती रही। काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार उसने इंस्टा पर वृंदा का अकाउंट ढूंढ ही लिया। अकाउंट पब्लिक था, पर हैरत की बात ये थी कि ना तो आरव उसे फॉलो कर रहा था, ना वो आरव को। कुछ नई पिक्स भी अपलोड करी थी उसने, बस कुछ ही देर पहले। पर जिस तरह वो वहां अपने मित्र मंडली के साथ खड़ी थी, आरव के ना पहुंचने का कोई दुख उसे नहीं था। कम से कम उसे तो ऐसा नहीं लग रहा था। पर वो तो वृंदा है, दुख होगा भी तो उसका असर उसके लुक पर आ जाए, ये तो उसे कभी गवारा ही नहीं होगा। खैर, उसे क्या। सोम करके पीछे लिखे होटल के नाम को देखकर उसने नेट पर सर्च किया, तो पणजी का एक हॉलिडे रिजॉर्ट निकला। उसने मन ही मन कुछ तय कर लिया था। अब उसे इंतजार था तो बस अगले दिन जनता कर्फ्यू के हटने का। अपनी भावी योजना के बारे में सोचते सोचते वो कब गहरी नींद में डूब गई, उसे पता ही नहीं चला। मोबाइल के रिंग से उसकी आंख खुली तो 4:30 बज रहे थे। पर ठीक 5 बजे सब लोगों को बालकनी और छतों पर जाकर थाली बजानी है। ये सुनकर वो चटपट किचन से इस काम में लाई जा सकने वाली 2 थालियां और चम्मचों का इंतजाम करने चल दी। सोते सोते अचानक आरव को चारों तरफ से घंटे और शंख की आवाज आई, तो वो चौंक कर उठ गया। बालकनी में जाकर देखा तो मीरा भी थाली बजाने में व्यस्त थी। उसे देखकर उसे भी थाली उठाकर बजाने का बोला, और फिर व्यस्त हो गई। चारों तरफ सब लोग अपनी अपनी छत और बालकनी में खड़े होकर यही कर रहे थे। उसको भी सबके उत्साह की छूट लग गई और वो भी बच्चों की तरह ताली बजाने लगा। एकदम बचपन वाली फीलिंग आ रही थी। क्या कर रहे हैं पता नहीं, बस मीरा को एंजॉय करते देख उसे भी अच्छा लग रहा था। और मीरा, वो तो बस आरव को चेहरे की मुस्कुराहट देखकर ही खुश हो रही थी। चलो, कम से कम हंसी तो आई इसके चेहरे पर। हो सकता है वृंदा से पैचअप हो गया हो, या फिर शायद बात ही हो गई हो। मीरा को बच्चों की तरह खुश होकर थाली बजाते देख अनायास ही आरव को उसकी जगह पर वृंदा की क्या प्रतिक्रिया होती इसका ख्याल आया। वृंदा के लिए ऐसी कोई भी हरकत कल्पना से भी परे थी। उसका अपना एक स्टाइल, एक क्लास है, जिसके साथ तो कभी भी समझौता नहीं करती है, चाहे खान पान हो या कपड़े। उसकी पसंद एकदम अलग थी, और उसके इसी अंदाज ने आरव को भी साथ काम करने वाले अन्य लोगों की तरह आकर्षित किया था। वृंदा से बात करना उसके साथ के लोगों के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं था। ऐसे में आरव से उसका खुद आगे बढ़कर किए मैत्री प्रस्ताव ने आरव को गर्व से भर दिया था, और साथ ही लोगों की ईर्ष्या का पात्र भी बना दिया था।
तभी तो वही लोग जो वृंदा की एक नज़र को तरसते थे, न जाने उसके बारे में कैसी कैसी बातें उससे आकर करने लगे थे। अंत में तंग आकर उसने वो कंपनी ही छोड़ दी थी और दूसरे शहर में दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी। पर पता नहीं था क्यों वृंदा ने भी वो कंपनी नहीं छोड़ी थी। वृंदा ने कंपनी तब छोड़ी जब एक दिन अचानक मीरा ने उसे माँ की हालत की गंभीरता के बारे में बताया था। एक क्षण में ही जॉब से छुट्टी ना मिलने पर इस्तीफा देकर उसके साथ चली आई थी। और वहीं 2 दिनों बाद ही उस दिन पहली बार उसने खुद आरव को प्रपोज किया था। वो वृंदा जिससे बात करने के लिए ऑफिस में एक होड़ सी लगी रहती थी, उसने उसे प्रपोज किया। माँ की बीमारी के बावजूद उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा था। कितने उत्साह से वो उस दिन माँ को अपने वृंदा के बारे में बताना चाह रहा था, पर जब माँ ने उसके सामने मीरा से विवाह करने की शर्त रख दी थी, कितना हर्ट हुई थी वो, और उसी दिन वापस चली गई थी। उसके जाने के बाद माँ को कितना समझाने की कोशिश भी की, पर माँ को तो मीरा के अलावा कुछ सुनना ही नहीं था। और वृंदा को माँ के बारे में कितना समझाया था कि रुक जाओ, कुछ दिन सब ठीक ठीक हो जाएगा, पर उसे नहीं सुनना था तो नहीं सुना। वृंदा वहां से इस तरह क्यों चली गई? इसकी वजह माँ का निर्णय था या फिर डबल पैकेज, एक नई जॉब की ऑफर? ये बात वो समझ नहीं पाया था। पर एक बात तो वृंदा के बारे में उसे पता चल गई थी कि वो आज जिस मुकाम पर थी वो उसकी दृढ़ इच्छा की शक्ति का ही परिणाम था। वरना उसके जैसी साधारण पृष्ठभूमि से उठकर एक शानदार पोजीशन पर पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की थी। जिंदगी में उसे अभी भी बहुत कुछ हासिल करने की इच्छा थी। वो अक्सर उसे भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती थी। पर क्या वो भी ऐसा चाहता था? वृंदा के लिए हर बात के लिए एक तय मापदंड थे और उसने समझौता करना उसने सीखा ही नहीं था। पर जिंदगी में और आगे बढ़ने की इसी दौर में जीवन की सरलता में छिपी छोटी छोटी खुशियां संभालना भूल गई थी। शायद उसके गोवा ना पहुंचने पर उसकी नाराजगी भी इसी बात का परिणाम थी। पर क्या वो भी यही चाहता था? मन ही मन आज वो हर बात को दोहराकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाह रहा था। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। शायद उसे और वृंदा को एक बार आमने सामने बैठकर खुलकर एक दूसरे की जिंदगी से, एक दूसरे की उम्मीदों को जानने की थोड़ी और जरूरत थी। उसे सोच में डूबा देखकर कब मीरा उसके सामने कॉफी रख गई उसे पता ही नहीं चला। डोर बेल की आवाज से उसके ख्यालों की डोर टूटी तो देख सामने मीरा दरवाजे पर खड़ी किसी से बात कर रही थी। सर पर बने मैसी बनो साधारण सी टी शर्ट और लोअर में कितने आराम से घूमती रहती है। आस पड़ोस में भी दोस्ताना बना लिया है। हर छोटी छोटी सी खुशी को संभालना जानती है। लाइफ में इतने इश्यूज हैं पर कितनी सहजता से हर बात को लेना जानती है। सही मायने में देखा जाए तो यही जिंदगी के हर पल को जीना जानती है। इसके लिए जिंदगी का हर पल अपने आप में एक नया मौका है, उसे समझने का, संभालने का और जीने का। मीरा बात खत्म करके सामने सोफे पर बैठ गई थी और चेहरे पर कुछ परेशानी सी थी। क्या हुआ? अब तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज गए? अरे मत पूछो, वो मेरे सामने के फ्लैट वाली फ्रेंड है ना, वो बता रही है शायद लंबा लॉकडाउन लगने वाला है। जो भी ज़रूरत का सामान हो ले लो, वरना बाद में शायद प्रॉब्लम हो। पर मैंने तो काफ़ी सामान मंगवाया था। अरे लॉकडाउन कोई 2 दिन का नहीं, 1-2 महीने का लगने की संभावना है, और जो सामान है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों का है। तुम्हें कैसे पता? क्या लॉकडाउन के बारे में, सामान के बारे में? उत्तर में मीरा ने उसे ऐसे देखा मानो उसने कितनी बचकानी बात कर दी हो। बस मुझे पता है, कहकर वो लिस्ट बनाने लगी और बोली, अब ऐसे खड़ी मत रहो, चलो फटाफट चेंज करो और चलो। सामान लेकर लौटते हुए बाजार में फैली अफरा तफरी से दोनों को इस बात का तो अंदाजा हो गया था कि कोई बात तो जरूर है। घर पहुंचते ही आरव ने एक बार फिर वृंदा को फोन लगाकर अफसोस, पर पूरी रिंग जाने के बाद फोन नहीं उठा। आरव के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर एक बार फिर मीरा का मन किया कि वो खुद ही उसे कॉल कर दे, पर फिर कुछ सोचकर वो एक नंबर मिलाने लगी। ये नंबर एक प्राइवेट टैक्सी का था जिसे उसने आरव के गोवा जाने के लिए बुक किया था। बात होने के बाद वो आरव से बोली, अब ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने और चिंता करने से कुछ नहीं होगा। जाओ फटाफट पैकिंग करो, तुम्हें आधे घंटे में निकलना है। मुझे? पर कहाँ? अरे गोवा, और कहाँ? देखो मैंने जुगाड़ से एक परमिट वाली टैक्सी का इंतजाम कर दिया है तुम्हारे गोवा जाने के लिए। तुम और वृंदा वापस आना चाहो तो वो तुम्हें ले भी आएगा। बट इफ़ यू वॉन्ट टू स्पेंड लॉन्ग टाइम विद वृंदा, ये तुम्हें छोड़कर वापस आ जाएगा। और अब उठो, जाओ पैक करो। और तुम? वो पूछना चाहता था कि वो यहाँ अकेले कैसे रहेगी, पर पता नहीं क्यों पूछ नहीं पाया। किस मिट्टी की बनी है ये लड़की, मेरी खुशी के लिए इतनी कोशिश कर रही है और अपने बारे में सोच भी नहीं रही है। यंत्रवत तैयार होकर उसने अपना थोड़ा बहुत सामान एक बैग में डाला। आज पहली बार उसका दिल उसका साथ नहीं दे रहा था। उसे तो वृंदा से मिलने के लिए खुश होना चाहिए था, पर क्यों वो चाहकर भी खुश नहीं हो पा रहा था।
मीरा आरव के लिए सैंडविच पैक करते हुए सोच रही थी, चलो आखिरकार आरव को अब कुछ खुशी तो मिलेगी। आंटी के सामने उनके निर्णय पर चुप रह जाने पर उसने अनजाने में ही आरव को कितना दुख पहुंचाया है, इसका अपराध बोध उसे शायद अब नहीं सताएगा। आरव को उसकी खुशियाँ लौटाकर ही शायद उस बात का प्रायश्चित कर पाएगी। बस आरव खुश रहे, यही तो अंतिम वादा उससे आंटी ने लिया था। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा उसने सोचा था, पर फिर आज बार बार उसकी आंखें क्यों भर आ रही हैं। आरव पहले भी वृंदा के पास जाता था, तब तो उसे कुछ नहीं होता था। अब 2-3 दिनों में भला ऐसा क्या हो गया जो आज, जबकि वो खुद उसे वृंदा के पास भेज रही है, उसे अपनी कोई बेहद प्यारी चीज को हमेशा हमेशा के लिए खो देने जैसा एहसास क्यों हो रहा है। खैर, अब सही हो या गलत सोचने से क्या फर्क पड़ने वाला है, और आरव के सामने तो वो मर के भी ये सब जाहिर नहीं होने देगी। आंखों से छलक आए आंसू को सलीके से पोंछकर एक मुस्कान के साथ वो टिफिन पैक करके बाहर आई और हंसते हुए बोली, अरे अभी तक रेडी नहीं हुए, हद है। माना वृंदा को इम्प्रेस करना है, पर अब इतनी भी देर ना लगाओ कि टैक्सी वाला ही बोर होकर चला जाए। ओ हेलो, मैं कब का तैयार हूँ। वो तो बस तुम्हारे किचन से बाहर आने का वेट कर रहा था। तैयार होने में तो तुम लड़कियों को घंटों लगते हैं, लड़के तो वैसे भी बॉर्न हैंडसम होते हैं। हाँ हाँ, देखो मुझे हंसी आ गई तुम्हारी इस गलत फहमी पर। चलो अब ये रखो मिस्टर लेट लतीफ़। अच्छा तो तुम ये रखो। आरव ने कुशन उठाकर फेंकने का अभिनय किया और मीरा के डर कर आंख बंद करने पर जोर से हंसकर बोला, मिस्टर पोक। इस मीठी नोकझोंक के बीच अचानक मीरा का फोन बज उठा। आरव चलो जाओ नीचे, टैक्सी आ गई है। और तुम, कोई प्रॉब्लम हुई तो क्या करोगी? डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूँगी। तुम ज़रूर मुझे अपडेट करते रहना। रात में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर सुबह देखना कोई दिक्कत ना हो। अच्छा आप जाओ भी, बाय। आरव को जाते हुए देखती रही, आंख फिर धुंधला रही थी। अंदर आकर वहीं सोफे पर आंखें मूंद कर लेट गई। पिछले दिनों की एक एक बात मानो रील की तरह उसके दिमाग में घूम रही थी। हाईवे पर टैक्सी पहुंचते ही आरव ने थोड़ी देर रिलैक्स होकर टैक्सी की सीट पर टिककर आंखें बंद करी ही थी कि ये क्या। आंखें बंद करते ही हमेशा की तरह आने वाले वृंदा का चेहरा नहीं, बल्कि मीरा का मुस्कुराता चेहरा आ रहा था। और साथ ही आ रही थी वो सारी बातें जिन पर उसने अब तक इतने महीनों से कभी गौर नहीं किया था। और जाने अनजाने वृंदा और मीरा में क्या फर्क था नजर आने लगा था। क्यों माँ ने मीरा को ही उसके लिए चुना था? वृंदा बुरी नहीं थी, बस उन दोनों के लिए जिंदगी के मायने और मंजिल अलग थी। पता नहीं उसके कि कमिटमेंट या सिर्फ उससे इम्प्रेस होने के कारण वो बस उसके साथ उसके जिंदगी के उस दौर का हिस्सा बन रहा था जिससे वो हमेशा से दूर भागना चाहता था। 2-3 दिनों ने उसे ये एहसास दिलाया था कि शायद वो हमेशा से ही ऐसे सहज सरल तरीके से जीना चाहता था, छोटी छोटी बातों में छिपी खुशियों में खुश रहना चाहता था। और शायद अब वो बस मीरा के साथ ही रहकर एक बार फिर घर से दूर रहने के कारण छूटी हुई बचपन की जिंदगी की कड़ियां थाम कर जिंदगी एक नए तरीके से जुड़ना चाहता था। पर मीरा, क्या वो भी ऐसा सोचती है? कहा तो उसने कभी कुछ नहीं, पर उसकी आंखें कभी कभी उसकी चुगली कर जाती हैं। पर उससे सच तो वह जान ही लेगा। पर अभी तो उसे बस उसके पास पहुंचना है। देर से ही सही, पर दिल की बात बतानी है। एक पल को वृंदा का ख्याल भी आया उसे। ये बताना जरूरी है, पर उससे पहले घर पहुंचना जरूरी है, कहीं देर ना हो जाए। आज आखिरकार मीरा को लेकर अपनी फीलिंग्स का एहसास हो ही गया था। उसने टैक्सी वाले को वापस घर चलने के लिए बोला ही था कि उसके फ़ोन पर वृंदा का मैसेज फ्लैश हुआ। हाय, मुझे पता है कि तुम्हें इस समय मेरी फिक्र हो रही होगी, शायद मेरे रूखे व्यवहार से नाराज़ भी होगी, पर जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ शायद तुम टूट जाओ। पर शादी करके उम्र भर एक दूसरे से झूठ बोलकर एक दूसरे को टॉर्चर करने से बेहतर है कि हम अभी ये जान लें कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। और इस बात का एहसास मुझे गोवा में साहिल से मिलने के बाद हुआ। सॉरी फॉर एवरीथिंग। आगे और भी बहुत कुछ लिखा था, पर उसे फुर्सत कहाँ थी पढ़ने की। उसे अपनी मीरा के पास जो पहुंचना था, अपने दिल की वो बात बताने जो शायद उसके भी दिल में थी, पर दोनों ही अनजान थे उस डोर से जिसमें दोनों को ना जाने कब से बंधे हुए थे। जब वो वापस घर पहुंचा तो मीरा उसे देखकर हैरान थी। वो आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए टिमटिमाई आंखों से आरव को देखे जा रही थी। मीरा की आंखें देखकर आरव को उससे कोई सवाल जवाब पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आज उसकी आंखें उसके दिल का सारा हाल जो बयां कर रही थी। कुछ क्षण दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, फिर झट से एक दूसरे की बाहों में सिमट गए। आज उनका अनकहा इश्क मुकम्मल जो हो गया था।